हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम अपनी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सॉल्व करने की सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे। 4 पार्ट्स हम इस सीरीज़ के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज सेशन 5 है एंड हम प्रीलिम्स 2020 को स्टेप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टैकल करते हुए चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में साइंस एंड टेक के सवाल काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं एंड इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए व्हेन यू डोंट हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्हें कैसे टैकल किया जाए। एंड उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब मैं ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कर रहा था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे मुझे डिस्कशन करना चाहिए या मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पे या नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि सब चीज़ों को मैं एक एक करके टैकल करता चलूँ। टाइम लग सकता है बट कोशिश रहेगी कि सारी चीज़ें टैकल हो, राइट। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कार्बन नैनो ट्यूब्स पे। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स एक सीधा करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है क्योंकि काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है इस एरिया में। यहाँ कार्बन नैनो ट्यूब्स देखने के बाद हम सीधा आएंगे यहाँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस पे हमेशा एक बहुत ध्यान रखना क्योंकि कभी कभार क्या करते हैं लोग कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, इनकरेक्ट पूछा है और आप करेक्ट मार्क कराते हैं। तो इस कीवर्ड पे हमेशा ध्यान देना चाहिए आपको। सो नाउ दैट वी हैव डन दैट, तो करंट अफेयर्स में अगर आपने 1 साल के करंट अफेयर्स करे हैं प्रीलिम से पहले तो आपने कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में एटलीस्ट एक बार एंड पॉसिबली 4-5 बार पढ़ा होगा। तो यू विल नो कि दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये रीसेंट डेवलपमेंट थी उस टाइम पे, तो ये भी सही था। दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स, ये भी सही है। तो अगर 1, 2, 3 सही हो गए हैं तो फोर्थ पार्ट हो ना हो हमें पता है कि भाई ऑप्शन हमारा डी हो चुका है, बट फोर्थ पार्ट भी सही है क्योंकि कार्बन नैनो ट्यूब्स आपकी डिग्रेडेबल रहती हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल करंट अफेयर्स का सवाल था। आपने अगर किया है तो ये सारी चीज़ें आपको फैक्ट शीट में अपनी मिलेंगी। आप किसी भी मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन कर रहे हो या जैसे पीटी 365 कर रहे हो या इनसाइट्स की पीटी मॉड्यूल्स या कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो उसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स पे आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होंगी। तो ये बहुत ही एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, विच ऑफ दीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट यूजिंग ड्रोन्स। तो हमें ड्रोन्स के बारे में कितना पता है ये चीज़ चेक हो रही है यहाँ पे। तो क्या हम पेस्टिसाइड्स एक क्रॉप फील्ड पे स्प्रे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ड्रोन, अगर आपको पता है ड्रोन क्या होते हैं तो भाई ड्रोन में कुछ भी आप चीज़ उठा के ऊपर ले जा सकते हो एंड उसको डिलीवर, लाइक फॉर इंस्टेंस अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट जो हैं दे आर लुकिंग इनटू ड्रोन डिलीवरीज कि भाई ड्रोन से आपका जो पैकेज आपने ऑर्डर किया है वो आपके घर तक पहुंच जाए। तो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है बिल्कुल करी जा सकती हैं। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, तो ये भी एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि कुछ यूट्यूब वीडियोस अगर आप इस एरिया में देखोगे कि भाई किस तरीके से ड्रोन ने वोल्केनो के अंदर जाके फुटेज लिया, तो हमेशा वहाँ पे मतलब ड्रोन अलाउज यू टू रीच इनटू डेंजरस एरियाज कि अब वोल्केनो के बिल्कुल पास जाके आप फोटोग्राफी करोगे तो भाई वो खतरनाक है आपके लिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द गैसेज। बट ड्रोन वहाँ पे जा सकता है एंड ड्रोन को दूर से आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ये भी होता है। एंड थर्ड, कलेक्टिंग ब्रेथ सैम्पल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। तो ये भी एक पॉसिबल चीज़ है क्योंकि जैसे वेल के बारे में अगर आपको पता है तो वेल क्या होता है, वेल इज़ अ सेटेशन। सेटेशन किसे बोलते हैं? अगर आपको पता है, अगर आपने एनवायरनमेंट वाला सेक्शन अपना कर लिया है कवर, तो सेटेशन जो जानवर होते हैं दे लिव इन द वाटर बट दे ब्रीथ लाइक मैमल्स। तो इनको क्या होता है कि कुछ कुछ टाइम बाद ऊपर आके सरफेस पे सांस लेनी होती है। तो वेल क्या करती है जब सांस लेती है, तो जैसे आपने वो फव्वार मारने वाली वीडियोस देखी ही होंगी वेल्स की, कहीं ना कहीं नहीं देखी है तो मतलब डिस्कवरी चैनल देखा कीजिए। बट द आइडिया इज़ कि जब वेल उस तरीके से ऊपर आती है तो उस टाइम पे आप ड्रोन को वहाँ पे जाके उसके लिए ये सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही एक स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है बट जनरल जो इस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो ड्रोन्स कर सकते हैं। तो क्या करना होगा हमें
कि भाई वेल के बिल्कुल पास जाना होगा, एक पिन पॉइंट जगह पे जाके एक सैंपल कलेक्ट करना होगा, जो कि चीज़ वेरी सिमिलर टू पेस्टिसाइड्स बट वर्किंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। कि भाई बहुत ही एक स्पेसिफिक जगह पे जाके जब पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है तो ड्रोन अप्लाई कर रहा है कि भाई वहाँ पे कंटेनर था, कंटेनर से उसने वहाँ छिड़क दिया। यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्रोन बहुत पास गया, कंटेनर था, कंटेनर में छिड़कने के बजाय उसने जो छिड़काव आया था उसको पकड़ लिया। तो ये सिमिलर चीज़ें, जस्ट वर्किंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो अगेन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, आंसर इसका भी डी है। करंट अफेयर्स अगर आपने करे हैं या ड्रोन देखा है आपने कभी कि भाई किस तरीके से इस्तेमाल होता है, तो आप ये सवाल कर सकते हो। नाउ दिस इज़ अ टेक्निकल क्वेश्चन कि भाई ये आपका फैक्ट बेस्ड है, बट देन अगेन आपने करंट अफेयर्स अगर किया है तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप करंट अफेयर्स करते हो तो भाई यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नासा या इसरो या कोई भी ऐसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई एक्सपेरिमेंटल क्राफ्ट लॉन्च करती है तो उसके बारे में करंट अफेयर्स में आ ही जाता है। तो ये अगेन करंट अफेयर्स से साइंस एंड टेक का सवाल है। तो द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रियो ऑफ स्पेस क्राफ्ट flying in formation in the shape of an equilateral triangle that has one side 1 million kilometers long with lasers shining between the craft। तो मतलब क्या कह रहे हैं ये कि भाई एक स्पेस फॉर्मेशन होगी जिसमें एक स्पेस क्राफ्ट दो एंड तीन एंड ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह स्पेस में होंगे, जिसमें एक साइड जो है ये करीब 10 लाख किलोमीटर्स है। तो अगर आपने करंट अफेयर्स फिर से पढ़े हैं, आपने मतलब ध्यान दिया था पिछले एक साल के करंट अफेयर्स से, तो 2020 में क्या चल रहा था, ग्रेविटेशनल वेव्स पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था। ग्रेविटेशनल वेव्स, तो ग्रेविटेशनल वेव्स पे जो काम चल रहा था, तो इनमें से जो है तो न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट जो है वो तो मतलब अलग ही उसका वो है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही अलग है। एंड ये जो हमें लग रही है ये हमें ग्रेविटेशनल वेव्स से रिलेटेड कोई एक चीज़ लग रही है। तो उसके लिए लीजा वॉज दी प्रोजेक्ट दैट वाज लॉन्च बाय द ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो पहले ये ईएसए प्लस नासा का प्रोजेक्ट था, बट देन नासा ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस एंड इवेंचुअली सिर्फ ईएसए रह गया, विच इज़ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो लीजा का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। कि भाई ये जो 1 मिलियन किलोमीटर की यहाँ पे इनके बीच में लेज़र चल रही हैं, इन लेज़र्स के बीच में जो इंटरफेरेंस आएगा तो उसको जो इंटरफेरेंस कुछ आएगा उसको मेजर करके ग्रेविटेशनल वेव्स ढूंढने की कोशिश थी। एंड द एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन रेफर्स टू, तो मतलब दो चीज़ें तो यहाँ कैंसिल हो गई, वॉयेजर एंड न्यू होराइजन्स। तो बचा आपका लीजा पाथफाइंडर एंड इवॉल्व्ड लीजा। तो लीजा पाथफाइंडर जो था वो एक स्पेसिफिक मिशन था थोड़ा, जो लीजा पाथफाइंडर का जो मिशन था वहाँ पे वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक मिशन था कि भाई कोशिश की जा रही थी कि भाई क्या इस तरीके से मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट में हम ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करना चाह रहे हैं क्या ये कर सकते हैं। सो दिस वाज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। एंड जब ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वैलिड हुआ कि भाई हाँ इस तरीके से इसे स्टडी किया जा सकता है, तो देन द स्पेसक्राफ्ट या द एक्सपेरिमेंट दैट वाज लॉन्च वाज इवॉल्व्ड लीजा और ई लीजा। आपने अगर एक साल के करंट अफेयर्स किए थे तो ये भी ई लीजा पे हर मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में इस चीज़ को मेंशन किया था। तो अगर आपने वो पढ़े थे, अगर आपने वो अच्छे से मतलब तैयार करके गए थे, तो ये भी आप सवाल सही कर सकते हो। तो 3 सवाल हमने देखे साइंस एंड टेक के जो सीधे सीधे मतलब एक साल के करंट अफेयर्स से आ चुके हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल। सबसे पहले तो भाई ये हमसे पूछा गया है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताने हैं, राइट। तो genetic changes that can be introduced in the cell that produce eggs or sperm of a prospective parent. A person's genome can be edited before birth at the embryonic stage, and human-induced pluripotent stem cells can be injected into the embryo of a pig. तो ये
काफ़ी मतलब स्पेसिफिक सवाल हैं यहाँ पे। अगेन जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था तो मुझे सारी चीज़ों के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। तो ये वाली चीज़ तो मुझे पता है, बिल्कुल ही सही है कि जैसे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है, क्रिस्पर भी जिस एरिया में काम करते हैं, क्रिस्पर का नाम आपने सुना ही होगा अगर आपने साइंस एंड टेक किया है अब तक। तो क्रिस्पर, सॉरी अबाउट दैट, क्रिस्पर Cas9, तो ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये भी इसी एरिया में रेलिवेंट है एंड करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये वाली चीज़ आप कर सकते हो कि भाई आप स्पर्म सेल्स या एग सेल्स में जेनेटिक चेंजेस इंट्रोड्यूस करा सकते हो, जिसके कारण जो बच्चा पैदा होगा उसमें वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। सेकेंड, अ पर्सनस जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगेन क्यों अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे क्या होता है कि भाई जो बच्चा होता है वो बहुत ही छोटा होता है एंड सारे फंक्शंस, सारे ऑर्गन्स हैं वो डेवलप नहीं हुए होते हैं। स्टेम सेल्स किसे पता है? अगर आपको पता है कि भाई स्टेम सेल्स क्या होते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में उसके बारे में बताइएगा एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी हम थोड़ी बात करेंगे, बट डिटेल में आप वहाँ पे बता सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। तो जब ह्यूमंस में स्टेम सेल्स के स्टेज पे हम एम्ब्रियो होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होता है कि जो बिल्कुल एकदम कच्चा स्टेज होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आप जीनोम एडिट करते हो तो आप ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो एंड इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल टू एडिट द जीनोम बिफोर द बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। नाउ जो तीसरी स्टेटमेंट है, ये इसमें मुझे डाउट था यहाँ पे। अब क्योंकि हमने देखा पहली दो स्टेटमेंट सही लग रही हैं एंड पहली दो स्टेटमेंट सही लग रही हैं, उससे भाई हमारा यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि हालांकि अगर देखो तो पहली दो स्टेटमेंट सही होते ही आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। तो अगर आपको पहली दो स्टेटमेंट्स पता है, तीसरी स्टेटमेंट का आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एंड आप डी ऑप्शन यहाँ मार्क कर सकते हो। बट तीसरी स्टेटमेंट से डील किया जाए अगर, तो ह्यूमन इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का क्या मतलब होता है? ये अगेन प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है कि उसके बहुत सारे पोटेंशियल है, कि भाई ये जो स्टेम सेल है इसको आप किडनी में भी बदल सकते हो, इसको आप स्किन में भी बदल सकते हो, इसको आप लिवर में, लंग में, किसी भी चीज़ में बदल सकते हो। इसका मल्टीपल पोटेंशियल है। प्लूरी मतलब मल्टीपल, पोटेंट मतलब कि भाई ये किसी भी चीज़ में विकसित हो सकता है। तो ऐसे जो स्टेम सेल्स हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि भाई कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ अ पिग। मतलब सुनने में भी थोड़ी अजीब सी चीज़ लगती है कि भाई मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं, एंड एथिकली भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं डिज़ाइनर स्पीशीज़। तो डिज़ाइनर स्पीशीज़ के काफ़ी एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं। तो मुझे थोड़ा डाउट था कि भाई क्या चीज़ है, सही है नहीं है, बट क्योंकि मुझे पता था फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो भाई बहुत सिंपल सा, फर्स्ट सही है तो आपके लिए ये दोनों एलिमिनेट हो गए। सेकंड सही होते ही आपके पास सिर्फ डी ऑप्शन बचता है एंड हेंस यू कैन डू दिस क्वेश्चन इवन इफ़ यू डू नॉट नो दिस स्टेटमेंट, राइट। सो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोनोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स इन इंडिया? हमें अगेन करेक्ट आंसर चूज़ करना है यहाँ पे। हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि भैया करेक्ट आंसर पूछा है या इनकरेक्ट आंसर पूछा है। तो पीसीवी वैक्सीन जिसको बोलते हैं, न्यूमोनोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, पीसीवी वैक्सीन जो है उसके क्या फ़ायदे हैं या क्या उसका महत्व है? तो सबसे पहला, दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। डाउटफुल, मतलब मुझे नहीं पता था उस पॉइंट पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। तो ये थोड़ी सही लग रही है स्टेटमेंट कि भाई अगर पीसीवी वैक्सीन आप देते चल रहे हो एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सडीआर, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस। तो इनमें क्या होता है कि भाई जब आपने देखा होगा कई बार जब डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं साथ में कि भाई आपकी बीमारी ठीक भी हो जाए तो प्लीज़ कंटिन्यू दिस वैक्सीन, प्लीज़ कंटिन्यू दिस डोजेज ऑफ द एंटीबायोटिक टिल द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब तक वो सारे बैक्टीरिया या सारा इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता
आपने दवाई लेना बंद कर दी तो अगली बार जब वो इन्फेक्शन ग्रो करेगा इट विल बी ड्रग रेजिस्टेंट। तो ऐसा क्या है कि भाई बिकॉज इंडिया में एंटीबायोटिक्स का एक अलग ही प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पे ओवर द काउंटर ये मिल जाते हैं एंड लोग सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो हो गए हैं XDR विच इज़ एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट, कि भाई जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं वो अब काम करना छोड़ चुकी हैं। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सही सा लग रहा है, ये स्टेटमेंट में हमें डाउट था। तीसरा स्टेटमेंट देखें, दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट। तो कभी भी ऐसा एकदम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जब आया कि नो ऑलवेज अनलेस तो इन स्टेटमेंट्स को हमेशा डाउट करना कि भाई जिसमें एकदम एब्सोल्यूट चीज़ें दी हुई है, नो एलर्जिक रिएक्शन एंड नो साइड इफेक्ट, तो भाई कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होता ही है। कि जैसे कभी कभार आपने जैसे टेटनस का इंजेक्शन भी कभी लगवाया हो तो कभी कभार हाथ में सूजन आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन काम नहीं कर रहा, बट थोड़े बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। और ऐसा मुझे तो कोई वैक्सीन नहीं पता जिसके बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो ये स्टेटमेंट हमें पता है, जाहिर सी बात है गलत है। तो ये हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एंड जैसे कि पहले भी हमने बात करी थी कि जब सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं 50% चांस आपका है तो मार्क करना यहाँ पे बनता है, ज़रूरी है। तो इसमें मैंने चांस लिया था बी पे, विच हैपन्स टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्योंकि भाई आपका ये जो PCV है इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। मुझे नहीं पता था एट दैट मोमेंट एंड मैंने 2 पे गेस किया था, गेस सीम्ड मतलब मेरे फेवर में काम कर गया। बट अगेन क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई ये दो स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर चुके थे एंड 50% प्रोबेबिलिटी पे हम खेल रहे थे, तो इस क्वेश्चन को मार्क करना मेक्स गुड सेंस। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं एक ऑप्शन ज़रूर टिक कीजिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स, ये तो बहुत ही बिल्कुल रीसेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज़ को बोलते हैं। हालांकि ये बहुत ही रीसेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैंने पेपर में ये क्वेश्चन गलत मार्क किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे टेलीकम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी बात चल रही थी एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि इसका सही जवाब है डिजिटल सिक्योरिटी। एंड बहुत सिंपल सा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। आपने अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी पढ़ा है तो पब्लिक की एंड प्राइवेट की इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ बात होती रहती है। बट मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड ओवर थिंकिंग। मैंने सोचा कि भाई इतना आसान सवाल तो नहीं होगा कि भाई पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सिक्योरिटी, मतलब इसमें तो सोचना भी नहीं पड़ा। तो मैंने ओवर थिंकिंग करी यहाँ पे, ओवर थिंकिंग। एंड UPSC डज नॉट रिवॉर्ड ओवर थिंकिंग। UPSC में एटलीस्ट प्रीलिम्स में क्या होता है कि आप ओवर थिंकिंग जितनी ज़्यादा करोगे आप उतना ज़्यादा खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि मैंने इसमें ये मार्क ना करके मैंने मार्क किया D, विच वॉज द रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इसका A है, बट मैंने मार्क किया D क्योंकि मैं ओवर थिंक करने लग गया कि नहीं इतना आसान नहीं हो सकता, कुछ और होना चाहिए। तो ओवर थिंकिंग ना करें, जो सीधा सीधा सवाल का जवाब दिख रहा है उस पर आप जाके टिक करके आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहीं पे इन्होंने बता दिया है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, तो जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई साइंस एंड टेक कहाँ से करना है, NCERT करनी है नहीं करनी है। तो अगर आपने क्लास 9 की NCERT करी है, क्लास 9 की साइंस की NCERT करी है, तो ये सवाल सीधा उस NCERT से निकला हुआ है, स्ट्रेट। मतलब बिल्कुल एक चैप्टर है वहाँ पे बायोलॉजी का विच टॉक्स अबाउट प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। अगर आपने वो चैप्टर किया है तो आपको ये सीधी सीधी सारी चीज़ें पता है। तो plant cells have cellulose cell walls while animal cells do not. This is correct. Plant cells do not have plasma membrane unlike animal cells which do. This is incorrect. Both plant and animal cells have plasma membrane. Third, mature plant cells have one large vacuole while animal cells have many small vacuoles. This is also correct. अगर आपको वो क्लास 9 की साइंस के NCERT के डायग्राम्स याद हैं तो उसमें डायग्राम प्लांट सेल का कुछ ऐसे बनता था कि भाई ये आपका एक सेल वॉल है, एक बीच में बड़ा सा वैक्यूल है, फिर यहाँ न्यूक्लियस है, ऐसे कुछ कुछ करके बनता था। तो अगर आपको डायग्राम भी याद है तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल था। फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही एक तो सबसे पहले ये एंड एक ही ऑप्शन आपका बचता है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग एंड यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे 3 में से 2 स्टेटमेंट आपको सही चुननी होती हैं, आपको बस एक रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है।
तो ये स्टेटमेंट जब हमें पता है रॉन्ग है तो द करेक्ट आंसर बिकम्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बेंजीन है क्या। तो बेंजीन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है बेंजीन का। सॉरी अबाउट दैट। तो ये बहुत सिंपल एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है हमने, हर कॉर्नर पे एक कार्बन कंपाउंड है, हर कॉर्नर पे, एंड ये जो डैशेस हैं दीज रिप्रेजेंट द लिंक्स बिटवीन दोज कार्बन कंपाउंड्स। तो बेंजीन ये है, हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है इधर। तो करेक्ट आंसर में अब मुझे क्या क्या पता था इधर, मुझे पता था कि भाई हाँ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में, क्योंकि जब भी आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बर्न करते हो तो बेंजीन एक बाय प्रोडक्ट आता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब वहाँ पे कार्बन की काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं, एंड उस वजह से जब वो बर्न होता है तो कार्बन बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में बेंजीन पोल्यूशन होता है। सिमिलरली टोबैको अगेन ऑर्गेनिक, तो वहाँ पे भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, वहाँ पे भी आपको बेंजीन मिलेगा। सिमिलरली वुड। तो इन तीनों का मुझे पता था। नाउ क्योंकि ऑर्गेनिक यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, ये चीज़ें आ जाती हैं इनऑर्गेनिक में, कि भाई आप जब वुड फर्नीचर को वार्निश करते हो, जब उस पर पॉलिश आप लगाते हो, तो क्या वहाँ पे बेंजीन पोल्यूशन होता है। तो पहले तो ये देख लेते हैं 1 2 3 से हमारा क्या क्या ऑप्शन बनते हैं। तो बी और सी हमारे एलिमिनेट हो गए, क्योंकि बी और सी में क्या था 2 एंड 4 एंड 1 3 एंड 4। तो बी एंड सी हमारे एलिमिनेट हो गए, हमारे पास बचता है ए एंड डी। अगेन 50% प्रोबेबिलिटी, चांस लेना बिल्कुल यहाँ पे सही है। चांस ऐसे क्वेश्चंस पे आपको हमेशा लेना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 तो सही है। आपको सवाल ये बनता है इवेंचुअली कि भाई क्या 4 और 5 भी सही है। तो 4 और 5 का सही देखने के लिए हमें थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट अभी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 50% गेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक इनमें से मार्क कर सकते हैं। मैंने उस पॉइंट पे मार्क किया डी। क्यों मैंने मार्क किया डी? क्योंकि अब तक के जो साइंस एंड टेक के सवाल चल रहे थे उसमें जनरली सारे ऑल ऑफ द अबव टाइप आंसर्स आ रहे थे, ऑल ऑफ द अबव। तो ये एक रिस्की स्ट्रैटेजी है, बट ये आप जनरली देखोगे तो प्रीलिम्स में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने लगते हो तो साइंस एंड टेक के अधिकतर सवाल जो हैं ऑल ऑफ द अबव टाइप होते हैं, कि भाई सोल्यूशन ये होता है ऑल ऑफ द अबव। मतलब अब यहाँ पे भी जैसे सारे ऑल द अबव, हाँ ये रूल ऑफ थंब है, माने कि मतलब इसको अंदाजे से लेके चल सकते हो। काफ़ी बार ये सही होता है, नॉट ऑलवेज। तो यहाँ पे मैंने उसी हिसाब से अगेन किया कि भाई ठीक है सारी चीज़ें यहाँ सही होनी चाहिए, एंड सही आंसर भी इसका यही है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस इन द नियर फ्यूचर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। सो हमें क्या करना है, हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है यहाँ पे कि भाई अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो इंडिया को उसके इफेक्ट से इम्यूनिटी दे सकती है। कि जैसे 2008 में हुआ था फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उस टाइम पे इंडिया ने क्या पॉलिसी डिसीजंस लिए थे जिसकी वजह से इंडिया वाज स्लाइटली इम्यून। तो यहाँ पे आप देखोगे नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। तो शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स का क्या इम्पैक्ट होगा कि जैसे अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो हैं आपकी वो स्ट्रेस में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि बैंक्स विल बी अंडर स्ट्रेस। तो जब बैंक स्ट्रेस में होगा तो बैंक ने जो लोन दिया है वो स्ट्रेस में होगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग पे डिपेंडेंट हो तो आपको दिक्कत आएगी। तो भाई नॉट डिपेंडिंग यहाँ पे लिखा है तो स्टेटमेंट 1 सही है। सेकेंड स्टेटमेंट आता है ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स। तो जितने ज़्यादा फॉरेन बैंक्स से आप डीलिंग करोगे, जितने ज़्यादा फॉरेन बैंक्स इंडिया में ऑपरेट करेंगे, तो उतनी जाहिर सी बात है कि भाई जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में कोई दिक्कत आएगी तो वो इंडिया में भी आएगी। तो आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा थोड़ा गलत हो गया, एंड फर्स्ट सही है, सेकंड गलत होते ही तो मतलब एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है ए। मतलब आपको थर्ड स्टेटमेंट पर आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ये सॉल्व कर सकते हो। बट थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। अगर आपने इकोनॉमी कर लिया है तो यू विल नो दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी।
तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई जितना भी आप चाहो उतना आप डॉलर को रुपी में एंड रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, देर आर नो लिमिट्स। बट इंडिया के केस में क्या है, देर आर लिमिट्स। आरबीआई ने सेट किए हुए हैं लिमिट कि भाई एक इंडिविजुअल इतने डॉलर से ज़्यादा नहीं कन्वर्ट करवा सकता या नहीं बाहर लेके जा सकता। तो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अगर मेंटेन होती तो जो बाहर का शॉक होता वो भी फुल्ली इंडिया में विजिबल होता। तो ये भी स्टेटमेंट कायदे से गलत है, बट हमें यहाँ तक आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट सही किया, सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ, तो भाई एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता था। तो अगेन दिस इज़ हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। अब ये है बहुत ही एक अतरंगी और मज़ेदार सवाल। तो इस सवाल में मतलब पेपर के टाइम पे भी बहुत डिस्कशन हुआ था, डिबेट हुआ था कि भाई इसका क्या मतलब है, क्या हो रहा है इस पर। सवाल देखते हैं। इफ़ यू ड्रॉ ₹1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है। सबसे पहले कि भाई आपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से विड्रॉ किया है, राइट, डिमांड डिपॉजिट एज अपोज टू फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, टर्म लिमिट होती है कि फिक्स डिपॉजिट आप 2 साल 3 साल 5 साल जितना भी आपका वो टर्म लिमिट है उसी के बाद निकाल सकते हो। डिमांड डिपॉजिट आपका अकाउंट है, जब चाहे आप निकलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है इमीडिएट इफेक्ट कि भाई 5 साल वाली बात नहीं पूछी, 2 साल वाली, 2 महीने वाली, 2 दिन की बात नहीं पूछी, इमीडिएटली क्या होगा। तो ये दो चीज़ अगर आप यहाँ पे लेके चल रहे थे कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन दी एग्रीगेट मनी सप्लाई, तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपने अकाउंट से 1 लाख रुपया कैश निकाला, तो आपके जब अकाउंट में था तो बैंक उसे इस्तेमाल कर रहा था, अब जब आपके हाथ में है तो आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो। तो इफेक्टिवली कम तो पैसा नहीं हुआ है ना। मतलब इमीडिएटली अगर देखा जाए तो इट हैज़ नॉट रिड्यूस्ड इट बाई ₹1 लाख। इंक्रीज इट बाय 1 लाख भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब आपने कैश निकलवा लिया तो आपके अकाउंट में वो कम हो गया, तो इफेक्टिवली ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। टू इंक्रीज इट बाय मोर देन ₹1 लाख, ये भी नहीं हुआ है क्योंकि भाई इमीडिएटली तो कुछ नहीं हुआ है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया कम हो गया, आपके हाथ में 1 लाख रुपया कैश आ गया। तो ये एक सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पे बचता है, टू लीव इट अनचेंज्ड। अगर ये इमीडिएट इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता तो आप बोल सकते हो कि लॉन्ग टर्म या मे बी मीडियम टर्म में आपने जब 1 लाख रुपया कैश निकाला है तो आपने एग्रीगेट मनी सप्लाई को रिड्यूस किया है बाय मोर देन 1 लाख। ऐसा क्यों? बैंक्स हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर किसी को पता है कि भाई मतलब किस चीज़ की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि भाई आपका जो कैश है वो मल्टीपल टाइम्स लेंड आउट होता है व्हेन इन बैंक्स, तो इस चीज़ के बारे में प्लीज़ बाकियों को भी बताएं एंड सबकी नॉलेज बढ़ेगी। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यहाँ पे आज का सवाल, फाइनल सवाल का जवाब था डी। एंड विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़। हर हफ्ते मैं एक वीडियो ऐसी निकालता रहूँगा जहाँ पे हम प्रीलिम्स 2020 के सवाल कवर करेंगे। 5 वीडियोज़ ऐसी और ड्यू है एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ मंथ ऑफ मे ये सारी हम कवर कर ले, ताकि भाई जो लोग 2021 के लिए भी पेपर दे रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो। So thank you all for watching and best of luck in your journey.